स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के गुलाबी नगर के दौरे की। गुलाबी नगर जिस तरह से आदर्श सत्कार के लिए जाना जाता है, वैसा ही आज साबित किया अमित शाह, जो अक्सर चेहरे पे बहुत कम खुशी की झलक दिखाई देते, अपने आप की हंसी को रोक नहीं पाए। जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकले तो महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और वहां से पूरे जेलन मार्ग होते हुए वो भाजपा कार्यालय पहुंचे। लेकिन भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर जारी रहा और उन्होंने कहा कि यूपी की तर्ज पे बूथ को मजबूत करिए और तभी आप मिशन 180 है उसमें कामयाब हो पाएंगे। उसके बाद बिरला ऑडिटोरियम में उन्होंने प्रबुद्ध जनों को संबोधित भी किया और वहां कहा कि कांग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन होगा ये सब जानते, लेकिन बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं जानता। कार्यकर्ता कौन होगा, किसके नाम की, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक राजनीतिक दल देश के लोकतंत्र को बचा नहीं सकते। चले इसी मुद्दे को लेकर के हम क्या चुनावी मायने और क्या इस दौरे के मायने हो सकते हैं अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे के, उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ पंकज जोशी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण जी हमारे साथ हैं और समीक्षक के रूप में ओम सैनी साहब हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक बार सुनिए, देखिए अमित शाह के इस पूरे दौरे को पहला दिन कैसा रहा और उसके क्या मायने हैं। अमित शाह इससे पहले भी कई बार राजस्थान दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन इस बार का ये दौरा खास है। इस दौरे में शाह 3 दिनों तक जयपुर प्रवास पर ही रहेंगे और सत्ता संगठन की हर कड़ी पर विचार विमर्श का दौर चलेगा। अमित शाह ने आते ही भाजपा मुख्यालय में वसुंधरा सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल की जानकारी ली और हर मंत्री से वे व्यक्तिगत रूप से रूबरू हुए और उनके विभाग की उपलब्धियों को जाना। जब हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया तब उसके अंदर पार्टी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। प्रमुखशाही पद्धति से अगर लोकतंत्र चलता है तो पूरे देश की जनता एक व्यक्ति को, एक व्यक्तित्व को, व्यक्ति के विचार को देखकर अपना वोट देती है, पार्टी बैकग्राउंड में होती है और व्यक्ति आगे जाकर देश का संचालन करता है। अभी कुछ ही दिन पहले 34 देशों की संस्था ने, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी भरोसेमंद सरकार है ऐसी सूची उन्होंने तैयार की और इन भरोसेमंद सरकारों के अंदर सबसे पहला नंबर अगर उन्होंने किसी को दिया तो उन्होंने मोदी जी की सरकार को पहले नंबर पे अंकित करने की बात की। राजस्थान में 2018 में होने वाले चुनाव में भाजपा 180 का टारगेट लेकर चल रही है। वहीं 2019 के आम चुनाव में 25 सीटों का लक्ष्य तय किया गया है। शाह का ये दौरा राहुल गांधी के बांसवाड़ा दौरे के बाद हुआ है। हालांकि दोनों नेताओं के दौरे पहले से ही तय थे, लेकिन प्रदेश बीजेपी के लिए इस दौरे का बहुत महत्व है। अमित शाह अपने इस दौरे में कार्यकर्ताओं से लेकर आला पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनसे भी सरकार और संगठन को लेकर फीडबैक लेंगे। भाजपा अपने आला नेताओं के शानदार स्वागत के लिए जानी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी हो या वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी, इन सभी नेताओं को भी राजस्थान आने पर शाही स्वागत मिला है। बड़ी रैलियां और पार्टी कार्यकर्ताओं का लवाजमा इस स्वागत का हिस्सा रहे हैं। अमित शाह के स्वागत में भी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। अमित शाह का दौरा 3 दिवसीय दौरा, पहले दिन की बात करें तो पहले दिन उन्होंने बैठकें की हैं, मंत्रियों से रूबरू हुए हैं, वो विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है, प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित किया है बिरला ऑडिटोरियम में और मंत्रियों से पूछा है कि सत्ता के माध्यम से संगठन की मजबूती कैसे हो सकती है, आप संगठन के लिए क्या कर सकते हैं। रोचक बात यह रही कि हर मंत्री ने अपने विभाग और अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की तैयारी की और वही बताना शुरू किया, लेकिन अमित शाह ने रोका कि आप ये बताइए कि आप संगठन की मजबूती के लिए क्या कर सकते हैं। यानी कि मोदी और अमित शाह की टीम इस वक्त संगठन की मजबूती, बीजेपी की मजबूती, और बीजेपी मजबूत होगी तो आपका धरातल मजबूत होगा। इसी पैटर्न को लेकर के
यूपी में अपना पासा फेंका था, जिसमें सफल हुए। राजस्थान सहित जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे आने वाले दिनों में, वहां किसी तरह से वो अपना समीकरण फिट करना चाहते हैं, जिसके भरोसे अपनी वैतरणी पार कर सकें। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। और मीना साहब, मैं आपसे आना चाहूंगा, मिशन 180 जो टारगेट लेकर के बीजेपी चल रही है, उसे सफल बनाने के लिए गुरुमंत्र फूंकने, जान फूंकने के लिए अमित शाह का ये दौरा कहा जा सकता है। ये मिशन 180 की बात तो सामने वाले करेंगे, लेकिन मैं बात जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस आधार पे बात कही है और अमित शाह कितने चुनाव लड़े, मैं उसके बारे में तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जो बड़बोलापन है, दो आदमी पूरे भारतीय जनता पार्टी को कब्जे में रख करके चल रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा बोल रहे भी बोले हैं कि बीजेपी में कांग्रेस में कौन होगा अध्यक्ष हम जानते हैं, तो इन दोनों के अलावा बीजेपी शून्य है और सारे लीडर्स उन्होंने धरातल पे डाल दिए हैं। आडवाणी जी की जो हालात हुई है, जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री अटल जी की इच्छा के खिलाफ बनाया, इसलिए मैं अधिक नहीं कहते, एक बात कहना चाहूंगा कि जो स्थितियां चल रही है यूपी में, क्या हुआ, पार्टी के पास फंड नहीं था, बीजेपी के पास अनाप शनाप पैसा था। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी है और उसको गरीब से कोई लेना देना नहीं है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे खुशी होती, राजस्थान की जनता को खुशी होती, भारत को खुशी होती यदि वो जिन किसानों ने आत्महत्या इसलिए की है कि उनको रेट नहीं मिल रही है, क्योंकि इनके जो परमिट राज जो चल स्टार्ट हो गया है, बाहर से जो दाल आ रही है उसका टटकर इन्होंने माफ किया, किसके कहने से, पूंजीपति के कहने से। जब वो किसान की दाल खेत से बाहर मीना साहब, लेकिन नोटबंदी जो हुई उसमें यही बताया जा रहा था कि व्यापारियों को, मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। किसने बताया? ये तो मोदी जी, अमित शाह बोलते, बीजेपी और किसकी औकात में बताइए आप। शाही स्वागत, इतना पैसा गांव गरीब को, आज 10-10 किलोमीटर में स्कूल नहीं है। सारे स्कूल जो कांग्रेस शासन में खुले थे, नाम बदलो कोई बात नहीं, राजीव जी साहब को नफरत है तो आप अटल जी नाम रखिए, आप आडवाणी जी नाम रखिए, आप मोदी नाम रखिए, आप अमित शाह नाम रखिए, 10-10 किलोमीटर आज स्कूल नहीं है। डिजिटल इंडिया की बात करते, देश को रसातल में ले जाने वाले ये कहें कि हम 180 लाएंगे। जनता समझदार है, गरीब के घर में टेक्नोक्रेट बेटी बेटी है, गरीब के घर में IIT पास बच्चा बैठा है। वो समय नहीं रहा जब ये दलितों का विरोध करके, जिस प्रकार से इन्होंने, आज भी जिस तरह से इनका आंकड़ा चल रहा है, बहुत खतरनाक है, देश को तोड़ने वाला है, देश के लिए शुभ नहीं है। आपको लगता है कि दलितों की हित से बीजेपी बिल्कुल नहीं है? दलितों की क्या, आदमी मन में तो नफरत करते हैं ना। नहीं, अब बीजेपी के तमाम नेता जब इस दौरे पे जाते हैं तो दलित के ही भोजन करते हैं। ये भोजन करना, और उसके पहले आज योगी आदित्यनाथ जी गए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तो कालीन बिछा, एसी लगा और हजारों लाखों रुपए किसके खर्च किए? गवर्नमेंट के खर्च किए। उसके बाद में जाकर के वहां दलित क्या जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, किसी क्या जा रहे हैं। ये स्थिति जहां जिन लोगों की हो, इतने अरिस्टोक्रेट लोग, ये दुर्भाग्य है, हम देश की जनता इस बात को समझ नहीं पाए कौन कैसा है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं आपके पास हंसे में जी, बहकाव में आगे। हाँ, बीजेपी में पंकज जी जैसे भी लोग, इनको ऐसे को मौका ही नहीं मिलेगा। उनको मौका मिलेगा जो बढ़ कर चढ़ करके भाषण देंगे, बढ़ चढ़ करके ऊंचे हाथ करेंगे। आज हरियाणा में क्या हो रहा है, ये कहते हैं हमारा भ्रष्टाचार खुला नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल चोरी कर रहे हैं इनके मित्र लोग, जो इनके कंधे पर हाथ धरते हैं। ये दुर्भाग्य देश का, एक पूंजीपति देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के देश का प्रधानमंत्री। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, आ रहा हूं एक बार पंकज जोशी साहब से मुखातिब हूंगा मैं। पंकज जी, पहला तो मैं चाहूंगा कि अमित शाह के दौरे की वजह से लगता है कि संगठन की दृष्टि से काफी मजबूत करी जा सकती है। 2018 और 2019 दोनों ही लक्ष्य सामने, 18 में 1 साल बाकी है। यूं चुनाव की बात करें तो लगभग 1.25 से 1.5 साल का वक्त बाकी रह गया है। लेकिन जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मूड पे है। कांग्रेस को भी से इनकार, कांग्रेस के लिए भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदेश के दौरे पे राहुल गांधी रहे। तो अमित शाह का दौरा, राहुल गांधी का दौरा, ये तो तय है कि दोनों ही राजनीतिक दल, जो प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान में, अपना आधार रखती हैं, जनाधार रखती हैं, वो चुनावी मूड में है। अमित शाह के इस दौरे से फर्क क्या पड़ेगा बीजेपी पे, मैं वो जरा जानना चाहता हूं। नहीं, देखिए विनय जी, मैं आपको बताऊं, अमित शाह साहब का दौरा जो है पूरे भारत का जो है उन्होंने एक दौरा करने के लिए जो है पूरा एक प्रोग्राम जो है उन्होंने बनाया।
जहां भी चुनाव भी है, जहां चुनाव नहीं भी है, लेकिन पूरा उन्होंने कहा कि बेसिकली कि राजनीतिक पार्टियों में जो एक होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों में जब देश में जब बेसिकली आजाद हुआ तो बहुत साफ सा कहा कि जो है तंत्र लोक प्रणाली जो है होनी चाहिए, तो उसमें जो है पार्टी का महत्व होना चाहिए और पार्टी के महत्व के लिए हर एक कार्यकर्ता का महत्व होना चाहिए। कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारियां हैं, जो जनता पे रहती है, वो चीज वहां तक पहुंचनी चाहिए और इसी के लिए उन्होंने 110 दिन का कार्यक्रम जो है उन्होंने बाकायदा पहले अपना जो है बनाया। उस कार्यक्रम के अंदर जो भी बड़े राज्य हैं उनके अंदर 3 दिन का प्रवास रहेगा और जो छोटे राज्य हैं उनमें 2 दिन का, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 1 दिन का रहेगा और ये कार्यक्रम जो है बाकायदा बना करके उन्होंने दिया हर एक जगह जाने के बाद, क्योंकि आज देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि बेसिकली कि उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, जो हम लोगों के जहां हमारा शासन है, जहां हमारा संगठन है, वहां बेसिकली जनता की जो समस्या है, जनता की जो चीजें हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनकी जो चीजें हैं वहां तक पहुंचनी चाहिए। और खुद जो है आप देखिए प्रधानमंत्री जी हो चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, दोनों ने एक बात बहुत साफ साफ से कही। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे लिए एक छोटे से छोटे व्यक्ति का सुझाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है और उन्होंने कई बार इन चीजों को, चाहे वो अलवर का उदाहरण ले लें, चाहे अदर जगह का ले लें, उन्होंने लगातार जो है अपनी मन की बात में हो या कहीं किसी सभा में हो, उन्होंने उन चीजों को लेकर के कहा कि मुझे उन चीजों से सीखने को मिला और उन्होंने उसको जो है देश के लिए जो है उपयोग किया और सब जनता के लिए उपयोग में किया। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो है सीखने की जो बात है, जो लोकतंत्र में जो होना चाहिए, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, जो चीज अच्छी हो उसको अपनाना चाहिए। और यही बात माननीय शाह साहब ने कहा कि जहां जहां जो है, क्योंकि आज हम 17 प्रदेशों में जो है हमारी जो है हमारी सरकारें हैं या हमारे सहयोग से सरकारें हैं। चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि बूथ लेवल को मजबूत करना होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पे अन्य राज्यों को भी में भी चुनाव लड़े जाएंगे, यानी कि गुजरात मॉडल से हटके अब वो चुनाव जीतने का मॉडल इस वक्त उत्तर प्रदेश का रहा, जो आप लोगों की हो सकता है कि धरातली हकीकत जो है जिसपे आप लोगों ने एक्सरसाइज की होगी, उसी को एक सफल प्रयोग मान करके चल रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वहां इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। कांग्रेस ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी एक बार ये बताया है कि उनका किस तरह का इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अमित शाह जब बात कर रहे थे एमएलए से, तो कुछ लोगों ने जैसे मुद्दे उठाए, किसानों से जुड़ा उठाया, धारा 370, राम मंदिर, उनके लिए बताया जाता है कि उन लोगों को कह दिया गया है कि ये कोई मेजर इश्यू नहीं है, ये दिल्ली के मुद्दे हैं, आप उन पे बात करिए। नहीं, देखिए मैं आपको 2 चीजें, आपने कहा इंटरनल डेमोक्रेटिक, उन्होंने बहुत साफ सा कहा कि वास्तव में देखा जाए तो कुछ पार्टियों के अंदर बहुत सीधा सा है कि भाई इनके बाद जो है उनका प्रमुख कौन बनेगा, ये तय है, क्योंकि वो जो तय है वो जन्म से तय है कि वहां उस यदि परिवार से निकला हुआ तो वो बनेगा। और आप खुद देख रहे हैं, कोई देखने वाली बात नहीं कि कांग्रेस में बिना परिवार के लोग भी बने अध्यक्ष, कई लोग बने हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल गांधी खानदान के, नेहरू खानदान के अलावा भी लोग। आपको लेकिन मैं कह रहा हूं आपको प्रधानमंत्री को बनाए, कोई लगागी किसी बनने की पोजीशन हो और वो बनता है। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं ना, नहीं किसी ने, अरे भाई मोदी जी, अरे मैं कह रहा हूं, अरे सुनिए ना, मैं आ रहा हूं ना, वहीं आ रहा हूं आपको। देखिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बना जो बहुत छोटे से लेकर के लास्ट तक आया, जिसको आपने ठहरने दिया, आपने रुकने दिया। आज जिस तरह के हालात बने कांग्रेस के अंदर, जिन लोगों की चली, आज बड़े बड़े लोग, मैं कह रहा हूं हम तो खुद ही कह रहे हैं कि देश में जो पार्टी थी जब हम आजाद नहीं हुए थे, उससे पहले तो एक ही पार्टी थी हमारे, तो भाई आज नहीं, अरे सर शास्त्री छोड़िए, हम तो खुद कह रहे हैं ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप ही कैसे आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप ही कैसे आए, दलितों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप ही कैसे आए हमारे यहाँ, गलत जगह चले गए श्यामा प्रसाद, नहीं गलत जगह गए, सही जगह गए, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी विचारधारा। पंकज जी, दलितों की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पे दलितों को भी एक आधार बनाया था उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, यहां दलितों की बात की जा रही है, दलित के यहां पे भोजन करने भी अमित शाह ने तय किया है। रामनारायण मीणा साहब का साफ कहना था कि दलित, मजदूर, किसान बहुत एक तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं और दलितों का जो विकास होना चाहिए, हमने जब इनसे पूछा भी आपके सामने कि भाई खाना वो खाने के लिए जाएंगे दलित के यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता, इस बात को उन्होंने अपने अंदाज से खारिज किया है और आरोप भी लगाया है कि दलितों के दिल में जगह बैठाने की जरूरत है कि उनके आंगन में जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, ये भी मुझे रामनारायण जी बहुत समझे हुए हैं, लेकिन आप देखें कि न केवल अभी जब हमारी पार्टी का जब प्रादुर्भाव हुआ, पार्टी के अंदर थे, जब जनसंघ का प्रादुर्भाव 10 लोग थे और 10 लोगों में सबसे यदि पहली बात यदि माननीय गुरुजी ने उस टाइम पे कही थी, जब उनसे मांगा गया था, तो सब एक ही बात कही थी कि समरसता की बात। अरे मैं जनसंघ वहीं से आया ना सर, जनसंघ वहीं से बना ना, एक ही सर वहां से नहीं, जनसंघ बना ना सर। मैं देखिए मैं ऐसे बना, मैं बताता हूं आपको कि श्याम प्रसाद मुखर्जी आए, जनसंघ से हमारे कार्यकर्ता हमने दिए,
जनसंघ में हमने कार्यकर्ता दिया आरएसएस से। जब संसद, अरे सुनिए ना, अब तुम सुन जाइए ना, परिवार का मुखिया, अरे सुनते जाइए, अरे भाई हमने कहा ना, हमने दी वहीं से गए ना। मैं जानना चाहता हूं। हाँ आप जानना चाहिए ना, लिखा हुआ ना पूरी चीजें ये। हाँ जब वो गए तब राजनीतिक पार्टी में सबसे पहले जो चीज दी गई उनको यही दिया गया। और आप खुद देखें कि जो चीज बेसिकली जो है हमारे जो है दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, तो सबसे बड़ी चीज कही कि लगातार उन्होंने जो है चुनाव के लिए अपने यहां जाति प्रथा के रूप में उन्होंने कहा कि मैं अपनी जाति पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस खाली वोट पर राजनीति कर सकती है। कोटा से चुनाव लड़ा, मेरा कोई नहीं रहता है। क्या कहते हैं, अरे साधारण नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी चुनाव लड़ने की नहीं, उन्होंने कहा जो कहा गया कि आप जो है कि अपनी जाति से वोट मांग लें तो आप चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी जाति के वोट नहीं मांगूंगा। चले मैं अपने बीच ओम सैनी साहब भी, एक बार के लिए मैं ओम सैनी साहब से मुखातिब हूंगा, फिर मैं आपके पास में वापस लौटूंगा। ओम जी, ये अमित शाह साहब का दौरा, पहले चुनावी मूड के लिए पार्टियों को कहा जाता है कि 6 महीने का वक्त बचा है, 2 महीने बाद में 3 महीने बाद में आचार संहिता लगेगी और उसके बाद हमें चुनाव में जाना है। अभी लेकिन राजनीतिक दल एक चुनाव बीतता नहीं उसके बाद में पूरी तरह से अपने आप को ऑटोमेटिक तरीके से इलेक्शन मोड पे रखते हैं। यह भी नजारा इसी तरह से कुछ देखा जा सकता है। और बाकायदा अमित शाह साहब ने कहा है कि विस्तारकों को मजबूत बनाइए, बूथ मजबूत बनाइए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे चुनाव जीतिए जिसमें दलित भी एक आधार है। निश्चित रूप से देखिए, एक बात आप बड़ा स्पष्ट रूप से कहें कि ना इत्तेफाकी किसी की भी हो सकती है अमित शाह साहब से, लेकिन इलेक्शन की जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति का विकास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और उसका जो पूरा लाभ उन्होंने यूपी में उठाया है, वो निश्चय ही मैं समझता हूं कि भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए, जिस तरह का हमारा समाज बना हुआ है, जिस तरह की हमारी वर्ण और जाति व्यवस्था का सिलसिला है, उसमें उससे कारगर कुछ हो नहीं सकता। और उसमें समीकरण कैसे बनाए जाएं ये सीखना चाहिए यूपी के इलेक्शन से। और वही थ्योरी मेरा ख्याल है कि राजस्थान में जो विस्तारकों को और वार्ड के लेवल पे जो लोगों को लगा रखा है, कार्यकर्ताओं को, उसी तर्ज पे लगा रहे हैं वो, कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के जो प्रमुख जातियां हैं, प्रमुख जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं या जो अब तक वोट बैंक की मैनेजरी करते रहे हैं, उनके अलावा भी उनके जो छोटे समुदाय हैं उनको तरजीह देना चाहिए। मसलन जैसे राजस्थान में ओबीसी के अंदर कुछ जातियां हैं जो अपने आप में बहुत आगे बढ़ी हुई नजर आती हैं, लेकिन ओबीसी से जुड़ी हुई जो छोटी जातियां हैं जिनको कि राजनीतिक दल उस तरीके से पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, उस तरीके से तरजीह नहीं देते और हर एक कोई समझते हैं कि इनका वोट बैंक कहाँ है, कितने विधानसभा क्षेत्र जिनमें ये अपना असर दिखा सकते हैं। ये रणनीतियां बनती रही थी, उनको अमित शाह ने रिजेक्ट किया है और वो दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं कि जो जातियां अपने हैसियत हासिल ना कर सकी उनको उठाइए, उनको साथ में लाइए, जो प्रमुख हैं उनको उतना तरजीह मत दीजिए, आप उन्हीं को जोड़ करके और यूपी जैसा निर्णय हासिल कर सकते हैं। और यही वजह कि दलितों को जो साथ में लेके चलने का सिलसिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित अपने आप में एक समस्या रही है, दलित उस तरीके से नहीं जुड़े, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस तरीके से दलित चिंतक इनके पास में आए और साथ साथ में यूपी में जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा, तो उसके बाद में ये जो परंपराएं और ये जो रवैया और ये जो टेक्निक है, ये जो रणनीति है कि दलित के घर जाएंगे, उसके यहाँ खाना खाएंगे, ये सब, तो ये हमारे का तो सिलसिला है कि एक बार अगर किसी के यहाँ घर चले जाते हैं तो उसके बाद में वो बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ा होता है। तो ये इसी रास्ते से मेरा ख्याल है कि अमित शाह बड़े सफलतापूर्वक राजस्थान में भी वैसा ही सब कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश में यूं देखिए, बात राजनीतिक दलों में आरोप चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने वो धरातली तैयारी की जिसका रिफ्लेक्शन परिणाम के जरिए मिला। उन्होंने चाहे उन उपेक्षित जातियों का नष्ट टटोलने की कोशिश की हो, जिन्हें अगर दलित के नाम पे भी पर्टिकुलर एक जो बरादरी रही है किसी जाति में, उसी को तवज्जो मिलता रहा, चाहे बीएसपी से रहा, चाहे कांग्रेस से रहा, चाहे दूसरे दलों से। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी ओबीसी की डेफिनेशन केवल यादव तक सीमित की, उन्होंने अलग उसको किया। तो लगता है कि वो एक उनका अपना अंदाज रहा और निश्चित रूप से जब प्रयोग सफल होता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश भी की जाती है कि हमारा ये सफल प्रयोग रहा और अब इस पर ठप्पा लगाकर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जीत से गदगद होने के साथ साथ इन्हें एक रूट मैप भी मिल गया है कि सत्ता की सिद्धि तक पहुंचने के लिए कौन सी लाइन परफेक्ट है वो। और यही एक वजह है कि जो हम कह रहे हैं कि गुजरात एक रोल मॉडल बीजेपी का हुआ करता था जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनावी सफलता के लिए अब बीजेपी उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल मान करके और अपने 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। चलिए रामनारायण जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, कभी दलित, मजदूर, गरीब, इनके नाम पे कांग्रेस वोट मांगती रही है,
कांग्रेस के नेताओं की भी यही रही है कि जैसे आज बीजेपी जिस रूट पे है कि उनके यहाँ खाना खाने के लिए जाना, उनके यहाँ पे बैठक करके उन बस्तियों के बीच में जाना, और अक्सर देखते थे एक लंबी एक फहरिस्त है कि कौन कौन नेता किन किन के यहाँ पे गए। वहां से लेकर के हम राहुल गांधी की भी बात कर सकते हैं, दूसरे नेताओं की बात कर सकते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी अपना जन्मदिन एक मलिन जिनकी बस्तियों के रूप में एक पहचान बन चुकी थी उनके रूप में वहां पे। लेकिन मेरा एक मानना है साहब यहाँ पे कि आप बस्ती में जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन उस बस्ती के अंत्योदय यानी कि उस अंतिम व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि मैं जिस चीज का लाभ मिल रहा, मुझे जिस चीज का लाभ मिल रहा है वो कहां से आ रही है, और वास्तव में सालों बाद मेरे चेहरे पे या मेरे बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, या आने वाले दिनों में नई पीढ़ी के लिए अगर कोई सौगात आ रही है, तो एक मैसेज नहीं है खाना आप खाएं नहीं खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, लेकिन उसके लिए जो जरूरी है आजादी के इतने साल बाद भी जिन मूल अधिकारों की हम बात करते हैं वो अधिकार उसको मिल ही नहीं पा रहे। देखिए बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जिस समय में कांग्रेस के लीडर्स दलितों की बस्तियों में जाते थे, आपको पता है बांस की खपच्चियों में मेला ढोया जाता था उस टाइम। आज कोई सोच नहीं सकता हाथ भी लगा है, मशीन से हो रहे हैं। वो मेला ढोने वाले उस मोहल्ले में तो क्या करते थे उस टाइम, विनोबा भावे थे, गांधी जी थे, जो भी थे लीडर्स थे हमारे देश के वो थे, वो स्थितियां अलग थी। आज तो यदि कोई दलित परिवार का व्यक्ति आईएएस हो गया तो पूरी बस्ती सुधर गई। अब वो नहीं है। अब दलित के घर में पढ़े लिखे, पहले एजुकेशन नहीं था, आज एजुकेशन है, इससे परिभाषा बहुत बदल चुकी है। अब तो प्रश्न ये उठता है कि जो दलितों के प्रति जो भावना है वो है भी नहीं है, और वो भावना बीजेपी में नहीं है। राष्ट्रपति मैंने तो सवाल सभी राजनीतिक दलों की बात की है कि किसी के यहाँ खाना खाने के लिए हम जा रहे हैं, मुझे तो लगता है उस कर्म की महक उस बस्ती तक वैसे पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में दिल से कोई हमारे लिए काम कर रहा है। खाना खाना ये आप समझते हो, कालीन बिछा करके गरीब के दलित के घर में जाना ये अलग चीज है, झोपड़ी में जाकर के रहना अलग चीज। जैसे राहुल जी रहे किशनगंज में, ये 2-4 दिन तो रहे वहां। शाही लवाजमा में चलना, जिस तरह से शाही स्वागत जिनका हो, एक जाकर के 1 घंटे के लिए वे खाना खाया है, और वो भी अच्छे घर में, वहां पहले से कालीन बिछा करके, उस जो वास्तव में आज भी गंदी बस्तियां जिनको कहते हैं, वहां जाकर के 2-4 दिन तो रहे, ताकि इनको पता चले, देश के नेताओं को, लीडर्स को पता चले कि हालात क्या है। हालात बदतर है, इस बात की इनकी जानकारी नहीं है। हवा में उड़ने वाला, आसमान में चलने वाला आदमी कभी खेत में काम नहीं करेगा, उसको पता नहीं है मजदूर के पसीना कितना आता है। ये थोड़ा शायद इनको पता नहीं है अभी अमित शाह जी को। इसलिए अमित शाह जी, ये सही है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक अमित शाह है, इसमें कोई दो। तो अमित शाह जी को ये कैसे अंदाजा लगाया आपने? ये देखिए एकात्मक टाइप जो पार्टी में चल रहा है ना, आज नागपुर का आदेश पंकज जी के लिए फाइनल है, न मोदी है। आप शंका और इशारा कर रहे हैं, शंका तो देखिए दखल यो माने न माने, शंका पॉलिटिकल पार्टी है। चलिए मैं व्यक्तिगत कहता हूं, चलिए पॉलिटिकल पार्टी। मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस अमित शाह के जयपुर दौरे पे लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और हम बात कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के गुलाबी नगर दौरे की। गुलाबी नगर में जैसे हमने आपको फुटेज के जरिए भी दिखा रहे हैं कि अमित शाह अक्सर एकदम खामोश, चेहरे पे बहुत कम खुशी शो होने देते हैं, वो उसे पी भी जाते हैं। लेकिन आज राजस्थान के आदर सत्कार और बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश और उमंग को देख करके अपनी हंसी को नहीं रोक पाए, काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे थे उनके चेहरे पे। खास एक नेता, उसकी ताकत उसके वर्कर होते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, और वर्कर की ताकत उसके साथी होते हैं। ये जयपुर की सड़कों पर जब युवा मोर्चा की टोलियां निकली तो उसके बाद में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अपने नेता के सत्कार और स्वागत के लिए काफी कड़ी मेहनत करके और कार्यकर्ताओं ने उन्हें एयरपोर्ट से जयपुर तक के भाजपा मुख्यालय तक पहुंचाया। ये उनकी एक तरह से शक्ति परीक्षण, ताकत का एहसास, और अपने नेता को यह महसूस कराना कि हम तैयार हैं।
जो अपनी पार्टी का मुखिया चाहता भी यही है कि मेरे वर्कर किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें। यानी कि लोकतंत्र में चुनाव एक सबसे बड़ी लड़ाई होती है। बेशक कहें राजनीतिक दल चाहे कुछ भी कि नहीं, हमारे सामाजिक सरोकार की भावना से हम काम करते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार का लक्ष्य महज एक ही होता है कि सत्ता के सिंहासन का रास्ता कौन सा निकलता है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। चलिए, नव टटोलने आए हों बेशक, लेकिन उत्तर प्रदेश के फार्मूले का ज्ञान भी यहां पर अमित शाह ने दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हम लोगों ने किस रूट लाइन पे काम किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में राजस्थान के कुछ नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है, जिसमें ओम प्रकाश माथुर, सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव प्रमुख रूप से कहे जा सकते हैं। ये वो 3 बीजेपी के वीर हैं जिन्होंने वहां झंडे गाड़े। हो सकता है आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन लोगों के कंधों पर भी रखी जा सकती है, या फिर इनकी आइडियोलॉजी जो उत्तर प्रदेश में चली है उसे फॉलो किया जा सकता है। अमित शाह इसका संकेत दे चुके हैं। चलिए, हम ओम सैनी साहब से जानना चाहेंगे। ओम जी, पहले जो चुनाव, जैसे मैंने सवाल उस वक्त भी किया कि 6 महीने के दौरान ही इलेक्शन कैंपेन और उससे जुड़ी चीजें होती थी, बहुत जल्दी इतना नहीं होता था टाइम। अब तो इलेक्शन मोड से बाहर ही निकल पाते हैं राजनीतिक दल, और 1.25 साल का वक्त है, 1.25 से 1.5 साल का वक्त। लेकिन बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो लगता है आपको कि वक्त ऐसा आ गया है कि इतने लंबे परिश्रम की आवश्यकता पड़ी रही है राजनीतिक दलों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय समाज का जिस तरीके से निर्माण हुआ है, उसमें वर्ण और जातियां जो अपना रोल अदा करती हैं जी, वो बड़ी जटिल स्थिति है। उस जटिल स्थिति को कैसे सुलझा करके अपने पक्ष में लिया जाए, इसके बारे में जो सूत्र अमित शाह को हासिल हुआ है यूपी में और जो सफल रहा है, वो पूरे देश में उसको लागू करना चाहते हैं। राजस्थान उसके लिए बड़ी नई जगह है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो बात कांग्रेस के साथ में एक वक्त में लागू हुई, कांग्रेस जिन बातों की वजह से पहचानी जाती थी वो हिंदुस्तान के संविधान का प्रस्तावना थी, और अवार्डी सम्मेलन में ये सवाल उठा था कि उनको लागू क्यों नहीं किया जा रहा। कमेटी बनी, तो 56 में हुआ, फिर उसके बाद फिर 3-4 सम्मेलन निकल गए, फिर जयपुर सम्मेलन में फैसला हुआ कि इसके लिए फिर से वो किया जाना चाहिए। नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि विचारधाराओं को लेकर के विभाजन हुआ, सिंडिकेट इंडिकेट का, और श्रीमती गांधी उन्हीं बातों का आधार बना करके गरीबी हटाओ एजिटेशन के आंदोलन के साथ में वीवी गिरी की विजय के बाद में जो देश के अंदर जिस तरीके से छाई, वो एक अपने आप में वो वैचारिक लड़ाई का नतीजा था। उसमें उनको जरूरत नहीं थी जातियों को इस तरीके से इस्तेमाल करने की, जैसा कि अमित शाह साहब कर रहे हैं। तो अमित शाह साहब ने दूसरा सिलसिला लिया है। वो ये कहते हैं कि जो वंचित है, सत्ता से जो लोग वंचित रहे हैं विभिन्न वर्णों में या समूहों में, उनको आगे लाना चाहिए। जो स्थापित है उनको हटा करके नीचे के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। एक मैसेज, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके व्यंजन आप किसी को खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे, इश्यू ये नहीं है, लेकिन जिस बस्ती के लिए ये व्यंजन बने हैं उस तक वो महक पहुंचनी चाहिए। यानी कि आपके कर्मों में वो फल दिखाई देना चाहिए कि आपकी सोच में वास्तव में उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, वो रेस्पेक्ट भी है जो जिसके वो हकदार हैं। तो अमित शाह के प्रयोग जो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने किया, खास करके क्योंकि उत्तराखंड में इलेक्शन जो लड़ा गया डिफरेंट नेचर का था, गोवा में अलग था, पंजाब में अलग था और उत्तर प्रदेश में अलग था। उत्तर प्रदेश एक नई प्रयोगशाला के रूप में मोदी शाह की जोड़ी एक स्थापित करना चाहती थी कि मुल्क के सबसे बड़े राज्य में अगर हम सफलता हासिल करते हैं तो एक बड़ा मैसेज, यानी कि एक आवाज बहुत दूर तक जाएगी, वो वाला मैसेज देना चाह रहे थे। तो ये क्या कहा जा सकता है कि देखिए, ये तो तय माना जाना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, दलित तो मुद्दा बनना होना तय है कि दलित एक मुद्दा रहेगा जो पहले भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि दलित मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे, दलित एक मुद्दा रहेगा। लेकिन क्या एक ये कहा जा सकता है कि वास्तव में दलितों को जिस तरह का उनके हितों के लिए सरकार जो कर सकती है, वो मैसेज कमिंग डेज में दूसरे राज्यों में दिखाई दे सकता है कि टिकट की बात हो कि हमने उस वंचित वर्ग को, उस वंचित लोगों तक हमने हाथ पहुंचाया कि वास्तव में इन्हें टिकट मिलना चाहिए। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ भी कुछ कर सकते हैं, या फिर जिन राज्यों के अंदर चल रहा हो जिससे ताल ठोक के बीजेपी कह सके कि हां, इस राज्य में दलितों के लिए हमारी ये योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि विस्तारक, बूथ लेवल को मजबूत करना और दलित, 3 मुद्दे उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण रहेगा जो राजस्थान की राजनीति में भी उथल पुथल के लिए हो सकते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर 33 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति की हैं जी, और 33 सीटें तो ये हैं, और उसके बाद में 24 सीटें जो हैं वो एसटी की हैं। 33, ये अपने आप में बड़ा निर्णायक वो है, बिल्कुल, जहां अगर वो आप हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद उसके पश्चात कोई बचता नहीं है, बाकी लोगों के साथ में निपटा जा सकता है। तो उसके अंदर अभी तक स्थापित लोग ही आते रहे हैं। अमित
शाह ये चेष्टा करेंगे कि जो लोग वंचित रहे हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा है, जिनको अगर किसी तरह संतुष्ट किया जा सकता है, तो 33 सीटों की गारंटी तो वो सीधे सीधे दलितों के रूप में हासिल कर सकते हैं और उसके बाद में बाकी लोगों को देखा जा सकता है। क्योंकि बिल्कुल यूपी में उन्होंने ऐसा ही किया है, यूपी में उनको बिल्कुल प्लस मिला है। जाटवों के अतिरिक्त लोगों को उन्होंने वो दिया, ओबीसी के अंदर यादवों के अतिरिक्त उन्होंने लोगों को वो दिया, अल्पसंख्यकों में उन लोगों को दिया जिनको वंचित करके रखा हुआ था, वो सहयोग में उनके साथ में रहे। तो नतीजा सारा बिल्कुल उनके फेवर में रहा। वो मेरा ख्याल है कि वो रोड मैप यहां बनाना चाहते हैं और इस बात में वो देखेंगे यहाँ का संगठन वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका कितना लाभ मिल रहा है, सरकार ने योजनाएं जो बनाई हैं क्या उन लोगों के पास पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, वो सब बातें वो जांचेंगे। बिल्कुल। एक वसुंधरा राजे ने भी इस मौके पर जब बिरला ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, उससे ठीक पहले वसुंधरा राजे ने संबोधित किया, तो उस वक्त 4 बातें उन्होंने कही हैं जो कुछ केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसके आसपास से भी है। उन्होंने कहा कि करप्शन फ्री यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त, खुले में शौच मुक्त, भ्रूण हत्या मुक्त और कांग्रेस मुक्त राजस्थान हम कर देंगे, तब हम 180 का जो मिशन लेकर के चल रहे हैं उसमें कामयाब होंगे और फिर कमल खिलेगा। एक बड़ा ऐलान उनका 4 पॉइंट्स को लेकर के। आपके 4 पॉइंट्स तो आपके कई सम्मेलनों में भी होते थे, लेकिन वसुंधरा राजे के 4 पॉइंट्स रामनारायण जी आपने सुना? भ्रष्टाचार तो सीमा तोड़ रहा है, भ्रूण हत्या रोजाना हो रही है। मुक्त करेंगे, उन्होंने मुक्त करने की बात कही है। नहीं, कब करेंगे? डेट कोई डाली है क्या कि इस तारीख को भ्रूण हत्या होना बंद हो जाएगा? वसुंधरा नवंबर 2018 तक का तो मानिए जो टाइम रहेगा चुनाव का। दलित वाली बात आई थी उसको मैं पहले उत्तर देता हूँ। जब से शासन आया भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कमजोर किया जा रहा है। उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। इरिगेशन डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों में जाइए, जो उनसे जूनियर एक्शन थे वो ऐसी हो गए, उनको प्रमोट नहीं किया, उनको रोका जा रहा है ताकि दलित बना रहे। आप दोनों डिपार्टमेंट में चेक कर लीजिएगा, वो एडिशनल चीफ इंजीनियर बन गए, वहां अभी भी वो एक्शन बैठे हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दलित विरोधी, दलित क्यों आगे बढ़ जाए ये सोच है। ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होगा? आप 2 डिपार्टमेंट बीजेपी को उससे क्या फायदा होगा? उससे ये दलित रुकेंगे। हाँ, तो वो कमजोर करना चाहते थे, दलित हमारे पिछले लोग लगे हैं, हम काम के लिए हमारे पीछे घूमते रहे। जी जी, ये मैं आपको 2 डिपार्टमेंट का उदाहरण, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप। नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत स्तर पे आपसे कहना चाहता हूं, इसको चेक कर लीजिएगा दोनों डिपार्टमेंट में। ऐसा हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये सोच भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, वसुंधरा जी कुछ भी कहे, उनका अपना मुंह है। करप्शन नंबर 1। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अलीगढ़ मेरे एरिया में एक ही गांव में 4 हत्याएं हो चुकी है। मोबाइल हत्यारे डाल गए, वो तक पुलिस ने जब्त नहीं किया, क्योंकि हत्यारे पहले पुलिस से सांठ-गांठ करके आए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, केस नंबर 10017। कल मैं वहां हो गया हूं, मुझे भी ताज्जुब हुआ। आज करप्शन, यदि मान लो ये मुक्त की बात करते हैं तो फिर परमिट नहीं आते वहां से, किसान आत्महत्या नहीं करता, भाव कम नहीं होते, और परचेज होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपति की पार्टी। आज उसी देश का जो सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है, उसके ऊपर बैंक लोन का 1 लाख करोड़ रुपया आज ये सब एनपीए में जाएगा। किसका जाएगा? हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, चार्जेस लगता है, निकालते हैं, चार्जेस लगता है। कहां कहां क्या क्या हो रहा है। आप गरीब की बात करते, मैंने आपसे पहले भी कहा था, 10 किलोमीटर पे स्कूल नहीं, एक नहीं, मैं 50 जगह रास्ता में बता दूं। क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं? गरीब लोगों के स्कूलों में मास्टर नहीं है। पूंजीपति आज अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको, कोई तहसील ऐसी नहीं है जहां 10-15 जगह ऐसी नहीं हो जहां 10-10 किलोमीटर सड़क नहीं हो। ये भारतीय जनता पार्टी प्रचार की पार्टी है। हम उसमें चमक धमक में आ जाते हैं। गांव के लोग हैं, क्या पता आज नहीं कल करेगी। तो ये जो चुनाव होगा, गरीबी, दलित, ये एक मुद्दा तो रहेगा, फिर मुद्दा खत्म रहेगा। लेकिन हाँ, जो स्थितियां दलितों की जा रही है, दलितों को हम जोड़ेंगे, वो नहीं जुड़ने वाले। दलितों को पहले विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे आ रही है। लाल कपड़ा देख करके कोई भी आदमी, दलित नहीं, हर जाति का आदमी, रामदेव आज धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो केवल योग क्रिया सिखाता है। लेकिन उसके पांव आपके मुख्यमंत्री भी छूते हुए इसलिए नजर आएंगे कि ये धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि लाल कपड़ा हमारे ग्रंथों में नहीं, हमारे ऋषि मुनि कहेंगे भाई ये हमारी बेश है। उस बेश के आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल दिमाग को
डाइवर्ट कर रही है, अपने पक्ष में कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। कुछ किया तो मुझे बता दो, किसान के हक में कुछ किया? सब इंडस्ट्रीज बंद है, कुछ किया? आप कोटा में जाइए, इंस्ट्रूमेंटेशन रशिया का, हिंदुस्तान का दोस्ती का प्रतीक नहीं था, कुरैशियों का, नेहरू जी का अपनत्व तो भाईचारा की निशानी थी, वो इनके राज्य में बंद हुई। केशवराय पाउडर शुगर मिल भारतीय जनता पार्टी सरकार की मोहर है कि मंत्रिमंडल की, सारी इंडस्ट्रीज ये बंद कर रहे हैं। आज नौकरियां नहीं है, कितने लोगों को नौकरी दी है मेरे को बता दीजिए आप। राज कैसे करेंगे? गरीब आदमी को तो दे ही नहीं रहे। इन्होंने आज रैली निकाल रहे हैं ट्राइबल्स एरिया में, कहते हैं ना ट्राइबल्स में मिलेंगे, ट्राइबल्स में रैली निकाल रहे हैं जोर शोर से, अलग प्रांत की ही नहीं अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, हमारे को आदिवासी राज्य घोषित किया जाए। ये जो झगड़े टंटे बढ़ते जा रहे हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए देखते जाइए आप, 180 की तो बात करते प्रचार करके, लेकिन राजस्थान की मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत स्तर पे, पार्टी में मैं पदाधिकारी नहीं हूं, कांग्रेस शासन में आएगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, भले से जोशी जी या कोई भी हो, कि कितने भी प्रचार प्रसार करो, अमित साहब के पीछे घूमो, अमित साहब को गांव मेरे से बहस करवा लीजिए आप। तो क्या किया उन्होंने? वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ आरोप नहीं लगा, मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ करप्शन के आरोप साबित मैं कहूंगा। मैं छोटा आदमी, ये कह सकते हैं पार्टी मंच में मुझे बिठा दीजिएगा। ये पूंजीपति जितनी चोरियां कर रहे क्रूड ऑयल गिरिंग की, क्यों नहीं केस रजिस्टर कर रहे, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, क्यों उद्योगपति को मार रहे? लालू के तो 200 करोड़ का आपने छापा डाल दिया, एक एक पूंजीपति हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है आज की तारीख में। दुर्भाग्य इस देश का कैसे लोग शासन में बैठे जो कहते क्या है, करते क्या है, हाथी के दांत खाने के दिखाने के सुनते थे, आज वास्तव में। लेकिन रामनारायण जी, आपके सामने यही चुनौती है कि अगर ड्यूल कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है, यानी कथनी और करनी में अंतर है, तो आप बुलाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए ये आरोप लगातार लगते रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले भी ये आरोप लगे थे, यानी कि अगर ये झूठ बोल करके भी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, आप सही बोल करके भी आप पिछड़ी रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एक्सरसाइज में कमजोरी है। हम भी करेंगे, हम भी इस बारे में सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचते सोचेंगे नहीं, हम 1-2 महीने में आपको सारा का सारा हम इनकी ये तो डाल हम पात चलने वाली स्थिति में। कांग्रेस ने पहले कांग्रेस पॉलिटिकल भाषा नहीं बोलती थी, देश हित की बात करती थी, गरीब हित की, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। देखिए जैसा देश वैसा भेष। तो रंग बदल रहे हो आप लोग? नहीं, रंग नहीं बदल रहे हैं, हम वास्तविकता पे आ रहे हैं। हम एक तरफा बात नहीं कर रहे, पहले हम गरीब की, दलित की बात कर रहे हैं। आज इन्होंने आज देखिए साहब, बीफ के नाम पे वो केरल के चीफ मिनिस्टर कह गए या वहां के कहाँ के वो चीफ मिनिस्टर कह गए, तो साहब ये तो बीफ में तो सब शामिल होते हैं। कर क्या रहे? आज इनके दो केंद्रीय मंत्री रिजिजू और अठालवे कम बीफ खाते हैं, क्या कर लोगे आप? और फिर कहते हैं कि साहब हम तो भू की रक्षा करते हैं, तुम्हारे खाने वाले तो मंत्री बने हुए हैं। आज गाय आपको जयपुर में अमित शाह जी को चांद बोल के बगल की गली में मैं गया हूं, वहां ले जाओ, मोदी का स्वच्छ भारत मिशन वहां दिख जाएगा। आज गांव में शौचालय बना लिए, पानी नहीं है, गंदगी पैदा हो रही है। क्या कर रहे हैं ये? केवल प्रचार कर रहे हैं। जंगल मत जाओ, हम भी नहीं चाहते जंगल में जाए, हमारे बच्चे जंगल में जाए, बच्चे जंगल में जाए, हम भी नहीं चाहते। देखो पानी का इंतजाम नहीं है, बिल नहीं चुक पा रहा, गांव में बिजली का बिल नहीं चुक पा रहा। मैंने खुद ने लसन में 2 लाख रुपए लगाए, 5-7 हजार रुपए आए वहां। ये स्थिति हो रही हमारे गांव वालों की। तो ये तो इनको तो अरबपति देखो ना आप, एनपीए के नाम पे 8 लाख करोड़ रुपया जो है। आपके तमाम आरोपों को लेकर के पंकज जी भूल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस एक साथ जवाब मिल जाएगा। पंकज जी तो पार्टी लाइन में बात करेंगे, बाकी इसके दिल से अलग से पूछो। आप तो करते रहते हो, क्या कहते हैं पंकज जी? दिल का निकाल रखते हैं, दिल से पूछवाएंगे। आप कहते हो नहीं, यही रखेंगे दिल को। जब में लीडरशिप ठीक नहीं है, ये मोदी और अमित शाह गलत आदमी, आगे सही आदमी आना चाहिए। चलिए, दिल के उद्गार अब सुनिए। पंकज जी, जान फूकने की कोशिश तो अमित शाह साहब करेंगे ही, लेकिन देखिए दलित एक मुद्दा है। अमित शाह साहब का उद्बोधन जो रहा बिरला ऑडिटोरियम में, उन्होंने कहा कि आज मैं को राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन एक एक करके उन्होंने वो राजनीतिक बात की। जो आ गया 370 का। देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ थी जो अभी उन्होंने कहा। देखिए दलित बेसिकली हमेशा मुद्दा रहा है, क्योंकि आप खुद देखें तो भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ तो सबसे पहला सिद्धांत था कि भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटें थी तब भी भारतीय जनता पार्टी का था कि बेसिकली हमारी योजनाओं का जो है वो अंतिम वहां तक पहुंचना चाहिए। भैरव सिंह जी की सरकार देखें तो आप देखें कि जो अंत्योदय योजना थी, बेसिकली भैरव सिंह जी सरकार लेके आई, उन्होंने कहा कि बेसिकली कि ये जो चीजें हैं वहां तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। लगातार कहा, ये नहीं कि सत्ता अब आई है तो अब हम कह रहे हैं, ये तब तक कहते रहे। लेकिन आज तक इन पार्टियों में जो आज लोग
लोग बैठे हुए हैं, इनको आज समझ में आ रहा है कि ये जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठे। आज बहुत छोटी छोटी चीजें थी। अभी इन्होंने कहा एजुकेशन की बात, स्कूलों की बात, मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं। जयपुर में 55 सालों के राज में केंद्र की बात करें आप, तो केंद्रीय स्कूल, यदि आप सेंट्रल स्कूल की जो बात करते हैं, सेंट्रल स्कूल के अंदर आप पूछिए कि इनके राज में कितनी स्कूलें खुली 55 साल में? मेरे ख्याल में 3 स्कूलें खुली। चौथी नंबर की स्कूल जो खुली वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे खुली, और 3 स्कूलें इस टाइम पे खुली। 5, 6 और 7 नंबर जो है आज ये बेसिकली जो है आप देखिए कुंडा में जो है इसी साल में खुली। मैं कह रहा हूं कि ये जो एजुकेशन है, दूसरी चीज है कि स्कूल खुलने के साथ साथ स्कूल का जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या पोजीशन रही आज। अरे सब आ रहा हूँ, गाँव में भी आप देख लीजिए, दौसा में कब खुला आपका, दौसा डिस्ट्रिक्ट कब बना सर, और कब खुला सेंट्रल स्कूल? सुनिए ना, 2 मिनट सुनो जी। दूसरा अभी पानी की बात की, मैं कह रहा हूँ इन्हीं के गाँव की बात करता हूँ, इन्हीं की यहाँ की जहाँ सबसे ज्यादा समाज के लोग रहते हैं। दौसा के अंदर आज तक जो है 16 दिन में पानी आया आपके यहाँ। किसमें 16 दिन में पानी आया? पहली बार जाकर के 2018 में जो है योजना पूरी होगी चंबल से पानी की, पहली बार होगी स्वतंत्रता के बाद में। फिर वही बात अब एमपी आरएसएस में। देखिए मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो बातें है ना, ये बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है 55 साल में जो नहीं कर पाई उसकी खीज मिटा रही है, और इस खीज को मिटाने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं आज आपको जो चीजें हैं, आज अभी इन्होंने कहा कि साहब लोगों को जो है 8 लाख करोड़ रुपए के जो है एनपी हैं। मैं कह रहा हूं 8 लाख के एनपी की जो हालत है, आपने जो है रिस्ट्रक्चरिंग कितनी बार की बता दो जनता को आप। पहली बार मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं छोटे छोटे से। आप अभी मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था जेपी इंडस्ट्री, जिसको लगातार आप ये कहते आए, नहीं जाएंगे ये मुद्दे जो चीज मैं कह रहा हूं। इसके अलावा आज जो है कभी कर सकते हैं। एक बात जानना चाहूंगा आपसे, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात की जाती है, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात की जाती है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, किसानों के मुद्दे को गौन किया गया। अमित शाह साहब ने खुलकर के सरकार की वो योजनाएं नहीं बताई, ना ही किसी से पूछा गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, जल संसाधन मंत्री वहां बैठे हुए थे, लेकिन कुछ विधायकों ने, गंगानगर हनुमानगढ़ वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन जिन चीजों को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के किया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि घंटों की जो बात होनी चाहिए थी वो चंद सेकंड में निपटा करके खत्म कर दी गई। वो मुद्दों से एकदम उस मुद्दे को हटा करके और दूसरे पे कह दिया गया। और जब मंत्री अपनी योजना के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि आप संगठन को मजबूत कैसे करेंगे सत्ता के साथ साथ में, उस पे चले गए। तो किसान एक बड़ा मुद्दा, फिर इंटरनेट डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? नहीं देखिए 2 चीजें, और दूसरी बात यहाँ बताइए। देखिए आपने क्या किसानों की बातें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने मीटिंग में क्या कहा, किसकी मीटिंग थी मुझे जाननी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किसानों के लिए आज जो है, जो पिछली सरकार थी, मैं बहुत दूर तक नहीं आता, खाली पिछली सरकार, मैं पिछली सरकार बता रहा हूँ खाली। आज जो है आप देखिए, मैं कह रहा हूँ किसानों को कितने घंटे बिजली मिल रही थी, कितने घंटे बिजली मिल रही थी? आप तो आज किसानों को मैं कह रहा हूँ कोई भी जगह पर 8 घंटे से कम बिजली मिल रही है क्या? हम सरप्लस में है कि नहीं है? क्या बेसिकली आपने जो 16 रुपए प्रति यूनिट के जो टेंडर किए थे उनमें आज हम कम है कि नहीं है? आज बेसिकली जो बिजली उनके जो नुकसान थे आज हम कम है कि नहीं उनके ऊपर? आज लगातार हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूं घाटा कम हो रहा है। यस, कैसे घाटा दोनों तरफ से कम हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको, 2013 में सरकार बनी थी। सर मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, दो बता रहा हूँ आपको, दो बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इंटरनल डेमोक्रेटिक कह रहा हूँ, समय बहुत बिल्कुल। देखिए इंटरनल डेमोक्रेटिक यही है कि आज वो इंटरनल डेमोक्रेटिक यही बात है। उन्होंने क्या कहा, देखिए डेमोक्रेटिक चीज की बात क्यों नहीं, आ रहा सर वहीं पहले उनकी जवाब दे, फिर आपके जवाब दे रहा हूँ। इंटरनल डेमोक्रेटिक का चीज क्या है कि बेसिकली कि छोटे से छोटा जो है वो जो है उससे लेकर के ऊपर तक जो है बेसिकली बात सामने आए और उसका जो निर्णय हो वो जो है सर्वसम्मति से हो। आज सबसे पहले बात उन्होंने की तो बूथ लेवल की बात की। उन्होंने बात नहीं की कि जाकर के अध्यक्ष से पूछ लिया जाए और वो फाइनल कर दिया जाए। उन्होंने कहा बूथ जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक बूथों के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक वो वहां तक नहीं होंगे, तब तक डेमोक्रेटिक नहीं आएगी। और उन्होंने बूथ के साथ साथ उन्होंने कहा कि बूथ के साथ साथ जो है वहां विस्तारक जाने चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी बात की जानी चाहिए, उनके सुझाव ले जाने चाहिए और जो चीज होती है तो वहां तक आनी चाहिए। छोटा सा सवाल है पंकज जी मेरा, यहां से मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, इस सवाल मुझे पूछना बहुत लाजमी होगा। 1.25 साल का वक्त सरकार और अब चुनाव के बीच बचा है, बहुत लंबा वक्त नहीं है। नवंबर 2018 में चुनाव होना है, ड्यू है सरकार बनना, अक्टूबर में भी हो सकते हैं चुनाव। यहां सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि जब तक संगठन के कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सत्ता में जो लोग बैठे हैं संगठन को मजबूत कैसे कर सकते हैं, अमित शाह साहब कह रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि मजबूती किसकी बात कर रहे हैं? आपके एमएलए मजबूत नहीं है? सुन लीजिए एक बार, अगर प्रताप सिंह सिंघवी को यह लेटर मुख्यमंत्री को लिखना पड़े कि बजट अनाउंसमेंट के अनुसार जो एग्रीकल्चर कनेक्शन रिलीज करने हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, उस पर गौर फरमाया जाए। ज्ञानदेव आहूजा को एक एसएचओ की हठधर्मिता के लिए धरने पे बैठना पड़े,
तो ये कार्यकर्ताओं को कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बूथ लेवल का महज 1.25 साल का वक्त बचा है तो कार्यकर्ता हित की बात की जा रही है? देखिए, मैं 2 चीज आपको, देखिए मैं कह रहा हूं आपको कि आपने कहा कृषि कनेक्शंस की, कृषि कनेक्शंस में यदि आप बात करें तो मैं कह रहा हूं कि विधायक को ये चीज बेसिकली अपने मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए। कहाँ गलत है ये? अनडेमोक्रेटिक चीज कहां पर है? नहीं, मैं कह रहा हूं अनडेमोक्रेटिक चीज कहां पर है? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं आपको, नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं आपको, प्रताप सिंह जी ने, मैं पहले एक जवाब दे रहा हूं आपको, प्रताप सिंह जी ने यदि पत्र लिखा तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? पत्र लिखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पत्र बताना चाहिए ये चीज नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने पत्र लिखा कि ये चीजें है नहीं हो रही, और उसके बाद उन्होंने कहा, नहीं, मैं आ रहा हूं ना सर, पीड़ा नहीं है, देखिए सर, देखिए पीड़ा है तो मैंने बताया, सर मैं कह रहा हूं आपको, सर मैं कह रहा हूँ, सर यही तो सक्रियता है, यही तो सक्रियता है। ज्ञानदेव आहूजा को सड़क पे बैठना पड़ा। देखिए मैं कह रहा हूं आपको, उनका कहा आप एक SHO टोटल एक मैं कह रहा हूं आपको 200 जगह पर, सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको बेसिकली आप खुद देखिए कि आपको एक SHO की बात याद आई, लेकिन आपको ये चीज याद नहीं आई कि देश के अंदर एक अपराधी जब छूट जाता है तब तक तो आप उसकी पकड़ने की बात करते हैं, और जब वो पकड़ा जाता है या जब कुछ होता है तो आप जाकर उसके घर जाकर के जो है आप जाकर के वहां जाकर के उकसाने की बात करते हैं, तो उसके बारे में तो आप बात नहीं करते हैं, और आप कहते हैं कि एक SHO नहीं मान रहा। आपका मतलब मैं कह रहा हूं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, अरे हमारा, अरे भाई आपके अभी जाके आए, अरे साहब अभी काशीनाथ साहब जाके आए, उससे पहले आपके लोग जाकर गए, जगह देख कर गए। ऐसा मत कीजिए, देखो ये मत क्या करिए, व्यक्तिगत ये है, ये मत देखिए, मैं कह रहा हूँ। ओम सैनी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा। मैं कई बार ये भाषण सुनता था किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी लीडरशिप के, खासकर बीजेपी को लेकर के, भैरव सिंह शेखावत को बुलाने से पीछे नहीं हटती थी बीजेपी। केंद्र की योजनाओं में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अग्रणी रहता था, लेकिन अब बीजेपी रोल मॉडल की बात करने लगी है। अंत्योदय योजना को मुझे लगता है कि साइडलाइन करके रोल मॉडल में पहले गुजरात मॉडल को बनाया गया, और जब जीतने का रास्ता यूपी मॉडल के जरिए हुआ तो कार्यकर्ताओं में मॉडल के जरिए जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, या विचारधारा से मजबूती दी जाएगी? योगेंद्र जी, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रजातांत्रिक स्वरूप था वो अब एक जगह अलग स्वरूप में सामने आ रहा है जी। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का ही रोल रहा है, और उसके अंदर जो मातृ संगठन है वो उसके साथ में चर्चा की जाती है। बाकी संगठनों ने अपने आप को समर्पित कर दिया है, बाकी जितनी भी चाहे प्रांतीय संगठन हो चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, वो इन 2 लोगों के प्रति और साथ साथ में मातृ संगठन के प्रमुख के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, और बाकी सब मिलकर के उसको स्वीकार करते हैं। उसके नतीजे इनको बहुत बेहतर मिले हैं, तो बेहतर मिले हैं तो वो उसको उस तरीके से डेमोक्रेटिक बनाना नहीं चाहेंगे। आप ये सजेस्ट करें कि डेमोक्रेटिक बनने से कोई फायदा नहीं हुआ, इससे अगर फायदा हो रहा है तो इसको अडॉप्ट करेंगे। इन्होंने जो अपने आप में संगठित समूह है, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, चाहे वो पीजेंट्री मूवमेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट मूवमेंट हो, उन सबको भी ऐसा किया कि उन सबको भी स्वीकार करने से मना कर दिया, उसको भी अलग तरीके से। अगर उनमें से उनके समर्थन तक की बात, बस एक सेंटेंस खत्म करता हूँ, अगर वो अपने मतलब की बात करते हैं तब तक स्वीकार करते हैं, जैसे ही वो उसके खिलाफ जाते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे किसान संगठनों का, किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया तो किसान महापंचायत को स्वीकार नहीं किया, रामलाल जाट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन लोगों को स्वीकार किया जिनका किसानों में वजूद नहीं है। तो ये भी एक रणनीति है। ये रणनीति मेरा ख्याल है कि संगठन के बड़े दूरगामी परिणाम देगी और वो इनके लिए लाभदायक नहीं होंगे। लेकिन चूंकि मुद्दा सिर्फ ये है कि कैसे शासन में लौटा जाए, उसके लिए जो पॉलिटिकल एक रणनीति अमित शाह साहब ने तैयार की है, उसके ऊपर सारा सिलसिला चल रहा है, और वो यूपी में सफल हो गए, इसलिए सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। तो वो सफल करना चाहते हैं, राजस्थान में भी उसी तरीके से सारी बातें। अब कांग्रेस में या प्रतिपक्ष में अगर दम होगा तो इन सब चीजों को समझ करके कोई जवाब दे सकती है। अन्यथा सफलता, मैं माफी चाहूंगा, बीजेपी के नाम समय का अभाव है। तो आपने सुना अमित शाह का जयपुर दौरा, जयपुर में पहले दिन उनका स्वागत सत्कार से लेकर के और प्रबुद्ध नागरिकों को उन्होंने जो संबोधित किया, अलग अलग उनके बैठकें होंगी, बैठकों में वो अपनी ओर से अपनी बात रखेंगे, कार्यकर्ताओं को सुनेंगे भी, अलग अलग सेक्टर से जो जुड़े लोग हैं उनके साथ भी उनका डायलॉग है, और संगठन में मजबूती कैसे आ सकती है सत्ता के माध्यम से भी, और सत्ता की वापसी कैसे हो सकती है, वो मंत्र भी वो फूंक करके जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक इस हालात और स्थितियों को देखते हुए भी, और प्रदेश में एक कार्यकर्ताओं में बेशक सत्ता पक्ष में हो, लेकिन सत्ता पक्ष के वर्कर बहुत ज्यादा अपनी चीजों को रखने के लिए ये कहा जा सकता है कि वो एक
जो चुनावी हकीकत से जूझने की या सामने एक फेस करने की स्थिति होती है, उस वक्त तो एग्रेसिव नहीं होकर काफी डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि दो बातें होती हैं, जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो एग्रेसिव होते हैं, वो एक ललकार आपकी अलग होती है, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष में होती हैं तो उंगलियां बहुत सारी उठती हैं और आप डिफेंसिव होते हैं, कहने का आपके पास में अंदाज सामग्री बहुत कम होती है, तो आपको किस तरह से उससे लड़ाई को लड़ना है वो तमाम मंत्र यहां पे अमित शाह देने की कोशिश करेंगे। और ये दौरा मैं तो कहना चाहूंगा कि राजनीतिक हालात के लिए भी महत्वपूर्ण और राजस्थान के लिए भी जो पार्टी के वर्कर हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, जो जानकारी मेजर हम तक आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम खास खबर को यहां विराम देंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।